हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। यस बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास 15 मिनट्स डिले हो गई है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। बट ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े एप्स में छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस सर, नो, यस सर, स्टार्ट करिए सर, हम कब से वेट कर रहे थे। आज का मैं टारगेट आपको बता देता हूं, ठीक है। आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है बच्चों, सुन लो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज का टारगेट क्लास का है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई मुझे पेज नंबर बताएगा आईसीएआई मॉड्यूल का? आदि कह रहे हैं एटलीस्ट बता तो सकते हो, बट क्या बताएं बेटा? आदि ये बताओ, क्या बता सकते हैं? एंड मूवमेंट पे अगर टेक्निकल इशू आ जाएगा तो क्या मैं भगवान हूं जो मुझे पता चल जाएगा कि भैया टेक्निकल इशू आ गया है? कह रहा है बता सकते हो। यस। अरे अलग अलग पेज नंबर क्यों बता रहे हो भैया? 1.8, पेज नंबर 1.8 से लेकर 1.8 1.8, पेज नंबर 1.8 से लेकर पेज नंबर 1.12। ठीक है। हाँ आशीष बेटा, पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो मुझे, टाइम दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन वही रूल है बच्चों। रूल क्या रहेगा? चैट अब जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो अब बेटा मैं चैट जो है वो नहीं पढ़ूंगा नेक्स्ट 1.5 आवर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 1.5 आवर के लिए अब कोई चैट का रिप्लाई नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चलेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चलेंगे। ठीक है, पूरा फोकस मेरे ऊपर रख लेना, पूरा फोकस मेरे ऊपर रख लेना, नहीं तो आज के टॉपिक आपको कंफ्यूज करेंगे पूरा जीवन भर। और इसीलिए आज पूरा फोकस आपका इधर उधर नहीं, बस गुरप्रीत सर के कॉन्सेप्ट्स पर होना चाहिए। तो अब से मैं आप लोगों की चैट करना पढ़ना कर रहा हूं बंद। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। चलिए, यस, चलिए आइए सबसे पहले देखिए, रिवीजन करा देता हूं 5 मिनट में, फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। ऑफर पढ़ा था हमने, ऑफर की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी थी। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent of other, such act or abstinence he is said to make a proposal। यानी जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर करता है, अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने या कुछ ना करने की, तो हम उसको ऑफर कहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर में एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या बातें होना जरूरी है? वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, 100 क्वांटिटी ऑफ ऑयल वाला एग्जांपल। उसमें आपने सामने वाले की एसेंट लेने के लिए करा होना चाहिए, सामने वाले की एसेंट लेने के लिए करा होना चाहिए। उसमें नॉन कंप्लायंस का टर्म नहीं होना चाहिए, यानी आप ये नहीं लिख सकते कि अगर एक हफ्ते में रिप्लाई नहीं आया तो भैया हम मान लेंगे कि एक्सेप्ट हो गया। जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, जी हां, सोशल इन्विटेशन जो होते हैं वो वैलिड ऑफर नहीं होते हैं, जो लीगल रिलेशन करते हैं वही आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफरी को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, अगर आपके मन में रह गया और कम्युनिकेट नहीं करा तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। मे बी कंडीशनल, कंडीशन यानी एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह लगा सकते हो। टाइप्स ऑफ ऑफर हमने सीखा था। एक्सप्रेस ऑफर यानी वर्ड्स में, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। इंप्लाइड ऑफर यानी कंडक्ट से, जिसमें हमने कुली वाला एग्जांपल लिया था। जनरल ऑफर यानी पब्लिक एट लार्ज, कार्लिल वर्सेस स्मोकबॉल और लालमन शुक्ला वर्सेस गोरीदत्त वाला एग्जांपल। स्पेशल ऑफर में स्पेसिफिक पर्सन को करते हो,
करेक्ट। स्पेशल ऑफर में आप स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को करते हो। बोल्टन वर्सेस जोन्स की केस लॉ की बात हो रही है। क्रॉस ऑफर की अगर मैं बात करता हूं तो इग्नोरेंस में करते हैं एक दूसरे के एक्सचेंज, और आइडेंटिकल ऑफर्स होते हैं। काउंटर ऑफर मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। स्टैंडिंग ऑफर मतलब जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस के लिए ओपन रहता है। ऑफर जो होता है वो 3-4 बातों से अलग होता है। ऑफर इंटेंशन की स्टेटमेंट से अलग होता है। इसमें फादर का एग्जांपल था कि फादर का मन कर रहा था कि वो अपने बच्चे को सारी प्रॉपर्टी दे दे। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस हार्वी वर्सेस फेसी का केस लो आता है। स्टेटमेंट ऑफ अनाउंसमेंट स्कॉलरशिप वाला एग्जांपल आता है। और इन्विटेशन टू ऑफर तो हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर के जो एग्जांपल थे वो क्या थे? इन्विटेशन टू ऑफर के क्या एग्जांपल थे? अगर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। दुकानों पे जितने भी सामान रखे हैं वो सारे इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं। ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट, ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट वो भी क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर होता है। मेन्यू कार्ड, प्राइस कोटेशन, ये सारी चीजें इन्विटेशन टू ऑफर में आती हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस मतलब व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी ऑफर की बात कर रहे हैं जिसे हमने प्रपोजल दिया था, अगर वो एक्सेप्ट कर देता है, सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू द पर्सन इज सेड, तो हम बोलते हैं प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड वंस प्रपोजल एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ओके, उसके बाद अरे ये वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया है, ये अभी टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ओके। उसके बाद साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट हमने कल पढ़ा था, एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कोई भी एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, तो हम बोलते हैं इनके बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बहुत टाइप होते हैं, सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट, करेक्ट, इलीगल एग्रीमेंट। उसमें से सिर्फ लीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कंसीडरेशन की अगर मैं बात करता हूं, हमने कंसीडरेशन का टॉपिक पढ़ा था। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की मर्जी से, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called consideration for promise। consideration के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए वो बात यहां पर लिखी हुई है। वो एग्जीक्यूटेड हो सकती है, एग्जीक्यूटरी हो सकती है, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। मूव फ्रॉम प्रोमिसी, उसे प्रोमिसी भी दे सकता है और कोई और पर्सन भी दे सकता है। परफॉर्मेंस, अगर आप उसे लीगली बाउंड टू परफॉर्म हो तो वो कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसीडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं है, यानी प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2 के इक्वल हो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। वो रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। यहां पर एग्जांपल आया था डेड पर्सन को अलाइव करना या ट्रेजर बाय मैजिक से। देखो आपको सारे एग्जांपल ऐसे याद होने चाहिए। पॉइंट पड़ा, ट्रेजर बाय मैजिक से नहीं होना चाहिए, वहां पे इल्यूजरी आ जाती है, कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी। इमोरल नहीं होनी चाहिए, इमोरल में सलमान, ऐश्वर्या और अभिषेक वाला एग्जांपल। अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स वाला एग्जांपल। पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला एग्जांपल। और मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कौन सा? मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर में हमने कौन सा पढ़ा था? बल्दियों वाला पढ़ा था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बल्दियों वाला हमने केस लो पढ़ा था। उसके बाद अब आते हैं डीपीपी पे। शॉर्ट डिस्कशन करूंगा लास्ट डीपीपी पे, एक शॉर्ट डिस्कशन तो बनता है ना भाई। चलिए, कल का पहला क्वेश्चन था डीपीपी का, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कमेंट। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है, नॉर्मली 6 का भी आ सकता है, बट नॉर्मली 4 मार्क के लिए आता है। इसमें क्या क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख देना, फिर एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख देना, फिर बोल देना एग्रीमेंट जो होते हैं ना वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिसमें लीगल इंटेंशन होती है, जिसमें लीगल इंटेंशन नहीं होती। जिसमें लीगल इंटेंशन होती है ना वो तो सोशल, जिसमें लीगल इंटेंशन नहीं होती वो तो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। लेकिन जिसमें लीगल इंटेंशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अगर वो इलीगल नहीं है। उसके बाद आप लिख लेना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, इसलिए ये वाली पॉइंट भी सही है। और क्योंकि सारे एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते तो ये वाली बात भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट कुल मिला के सही कही गई हैं। सेकंड पॉइंट की बच्चों अगर मैं बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन हमारा डीपीपी का, ये भी कल क्लास में हो चुका था, बट फिर भी दिया हुआ है भैया, दिया हुआ है तो बात कर लेते हैं। फादर ने अपने बेटे को वादा करा
कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर लिया। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर लिया तो 1 लाख रुपए दूंगा। सन ने पास कर लिया फर्स्ट एग्जामिनेशन में, लेकिन बाद में पापा ने पैसे नहीं दिए। क्या सन अपने पापा के ऊपर केस करके पैसा रिकवर कर सकता है? यस और नो। और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? सो द आंसर इज नो। एग्रीमेंट तो है, कंसीडरेशन तो है, ऑफर तो है, एक्सेप्टेंस तो है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं है बिकॉज लीगल इंटेंशन नहीं है, बिकॉज ये सोशल एग्रीमेंट का केस है। सेम चीज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में भी हुई थी, वहां पर भी लीगल इंटेंशन नहीं थी। तो इसीलिए हम पापा से पैसे रिकवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम पापा से पैसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट, पार्टीज के बीच इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। इस केस में कोई भी इंटेंशन नहीं थी, और क्योंकि इस केस में इंटेंशन नहीं थी इसलिए हम जो है नहीं मिलेगा, इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये बोला कि ये बात बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में भी प्रूफ हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली कल के टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, वो एक पिछले टॉपिक से रिलेटेड था जो आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया था, घुस घुस के बताया था। क्या समझाया था देखना। राहुल भैया थे, सुपरमार्केट गए, क्या खरीदने गए? वॉशिंग मशीन खरीदने गए। इन्होंने एक ब्रांडेड वॉशिंग मशीन खरीदी जिसका प्राइस टैग 15,000 था, लेकिन उस पर डिस्काउंट का टैग था 3,000 रुपए का। राहुल भाग के कैश काउंटर पे पहुंचा और कहने लगा कैशियर को कि भैया ये मेरे लिए बुक कर दो 12,000 रुपए में। कैशियर ने कहा सॉरी सर, डिस्काउंट तो सिर्फ कल तक था। सॉरी सर, डिस्काउंट तो सिर्फ कल तक था। अब आपको ये 12,000 की नहीं, अब आपको ये 15,000 की मिलेगी। आज आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सॉरी। अच्छा, आफ्टर डिस्काउंट थी क्या? ओ हो, मैं भी ना, एमआरपी 18,000 था, डिस्काउंट 3,000 था, और आफ्टर डिस्काउंट 15,000 था। एक्चुअली ऐसा था, मैंने 12,000 बोल दिया, होता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझो। 18,000, 3,000, 15,000, ठीक है। अब 15,000 की वो लेने गया, उन्होंने कहा भैया डिस्काउंट खत्म हो गया, 15 की नहीं, अब तो एमआरपी पे मिलेगी, 18,000 में मिलेगी। आपसे सिर्फ ये पूछा, राहुल गुस्सा हो गया, राहुल को आ गया गुस्सा, ओ माय गॉड। और उन्होंने कहा कि मैं तो 15,000 में ही लूंगा, तुमने 15,000 लिखा था, मुझे तो 15 में ही चाहिए। आपको रीजन के साथ बताना है कि क्या लीगली राहुल वो 15,000 की खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर वाला। दुकान पे रखा हुआ सामान सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर होता है, और आपके ऑफर को वो कभी भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन रखते हैं, इसीलिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस टैग वॉशिंग मशीन पे लगा होता है ना, वो ऑफर नहीं होता है, वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। इसीलिए जब आप कैशियर के पास गए तो आपने ऑफर करा और कैशियर ने उस ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो लीगली आप उनसे पैसा नहीं ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन डीपीपी का, लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन अभी तक कराया नहीं है, ये क्वेश्चन पेंडिंग है। ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तो ये अभी पेंडिंग है, ये हम करवाएंगे। आज की क्लास हो जाएगी तब उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद करो, जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने आपको ऑफर पढ़ाया, फिर एक्सेप्टेंस पढ़ाया, फिर प्रॉमिस पढ़ाया, फिर कंसीडरेशन पढ़ाया, एग्रीमेंट पढ़ाया, लीगली इन्फोर्सेबल शॉर्ट में पढ़ाया क्योंकि डिटेल में तो यूनिट 3 में समझेगा, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया। अब आप यहां से छलांग मार रहे हो, अब आप यहां से क्या कर रहे हो? छलांग मार रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट से आगे निकल चुके हो। प्यारा विद्यार्थी अब क्या सीखेगा? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखेगा। जिसको कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज डाउट इंजन में डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो क्या आप लोग रेडी हो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखने के लिए? अब जाकर हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है।
चलिए सुनिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विल ट्राई कि आज खत्म हो जाए, बट क्योंकि क्लास डिले हुई है तो मुश्किल सा लग रहा है कि आज खत्म हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, जितना कवर हो पाएगा उतना हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, डन। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको समझना है तो आपका फोकस पूरा का पूरा यहां पर होना चाहिए, पूरा का पूरा यहां पर होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको इजी वाले कॉन्ट्रैक्ट सिखा देता हूं। इजी, हार्ड वाले सीखोगे पहले या इजी वाले सीखोगे? पहले मैं इजी वाले सिखाऊंगा, फिर मीडियम वाले सिखाऊंगा, और फिर नॉट हार्ड वाले सिखाऊंगा। क्योंकि हार्ड लिख दूंगा तो डर जाओगे। यानी मैं सिंपल वाले से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। आपके मॉड्यूल में पहले ये दिए हुए हैं, बट मैं पहले फॉर्मेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सारे कराऊंगा, डोंट वरी, बट क्योंकि मैं एकदम से आपको डराना नहीं चाहता हूं, धीरे 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 आपको लेकर जाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स के कॉन्ट्रैक्ट, ये हम सीखने वाले हैं। आइए चलिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन वाले सीखेंगे। आइए, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? बहुत सिंपल होता है, ये ऑफर की तरह ही होता है, एक्सप्रेस ऑफर की तरह। जो 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 सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भैया, अगर आप वर्ड्स का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ओरल या रिटर्न कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कब कहते हैं? जब वो वर्ड्स में होता है, यानी जब वो ओरल होता है या राइटिंग में होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ओरल या राइटिंग में किया गया है तो हम उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जिसमें मैंने देखो दो एग्जांपल दिए हैं, एक ओरल एग्जांपल है और एक राइटिंग का एग्जांपल है। ए ने बी को टेलीफोन करके कहा कि क्या तुम मेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदोगे, और बी ने कहा हां हां खरीद लूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एक्सप्रेस में कौन सा हो गया? ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट जैसा वो कुछ नहीं मानते, वो सारी चीजें किस में कवर करते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं। उसके बाद राइटिंग में अगर ए ने बी को पोस्ट भेजा और कहा क्या तुम मेरा घर 2 लाख में खरीदोगे, और बी ने रिप्लाई में पोस्ट किया कि हां हां मैं खरीद लूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइटिंग में हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आएगा, सर अगर हमने लेटर पोस्ट से भेजा तो राइटिंग में गया, बट एक्सेप्टेंस फोन पे आया, तो ओरल मानूं या रिटर्न मानूं? बेटा फिर चेक मत करना, फिर सीधा कहना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल। सर ऑफर तो मैंने रिटर्न में भेजा, ऑफर तो मैंने रिटर्न में भेजा, बट एक्सेप्टेंस मुझे ओरल में आ गया, तो इस केस में क्या मानूं? रिटर्न में कवर होगा या ओरल में? बेटा उसको सिर्फ बोलना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलना? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलना, क्योंकि ओरल और रिटर्न में उसे कैसे बाइफॉर्केट करोगे? जब एक चीज आधी आधी इधर हुई है तो हम सीधा क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद बेटा एक बारी किताब में जो लिखा है, चलिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो मैं पढ़ देता हूं, किताब में क्या लिखा हुआ है। आइए, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तब कहते हैं जब उसकी टर्म्स वर्ड्स में या राइटिंग में, जब उसको वर्ड्स या राइटिंग में यानी ओरल या राइटिंग में करा जाता है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी ओरल या राइटिंग दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस किसी प्रॉमिस की वर्ड्स में आती है तो प्रॉमिस को एक्सप्रेस कहा जाता है, प्रॉमिस को एक्सप्रेस कहा जाता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए ने बी को टेलीफोन करा
कि मैं तुम्हें अपना घर 2 लाख में बेचना चाहता हूं, और बी ने उसे रिप्लाई करा कि हां, तो ये क्या एग्जांपल है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। आगे चलते हैं, ये 2 पॉइंट अभी के लिए रोक लो, ये 2 एग्जांपल अभी के लिए रोक लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो ना तो ओरल होता है और ना ही रिटर्न होता है, जो ना तो ओरल होता है ना ही रिटर्न होता है। इसको भी हम ऑलरेडी इंप्लाइड ऑफर में समझ चुके हैं, बस इंप्लाइड ऑफर ही आगे आकर क्या बन जाता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कुली वाला एग्जांपल, कुली वाला एग्जांपल। तो यहां पर जब कुली आपका सामान लेता है, आप ऑफर होता है, और जब आप उसे छोड़ देते हो, उसको सामान लेने देते हो, तो आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे देते हो। ये क्या बन जाता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कंट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन, यानी पार्टीज के कंडक्ट, पार्टीज के एक्शन की वजह से अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं तो हम उसको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और सेक्शन 9 में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रपोजल या ऑफर अदरवाइज देन इन वर्ड्स, यानी बिना बोले या बिना लिखे होता है, तो वो जो प्रॉमिस होता है वो इंप्लाइड होता है, वो प्रॉमिस जो होता है वो इंप्लाइड होता है। जैसे कि यहां पर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर कुली यूनिफॉर्म में आकर मिस्टर ए का सामान ले लेता है तो ये क्या हो गया? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ए टेक्स अ सीट, एक पब्लिक बस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एक पब्लिक बस, जैसे पुणे में बहुत सारी बसेस चलती हैं गवर्नमेंट की, तो कोथरूड से यहां जाती है, वहां से यहां जाती है ना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, वो फिक्स्ड डेली चलती है। तो अगर आप उस पब्लिक बस में जाकर बैठ जाते हो, सीट ले लेते हो, तो आपके बीच बैठते ही क्या हो गया? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अब आपको उस गाड़ी का जो है भाड़ा देना पड़ेगा, उस बस में बैठने का भाड़ा देना पड़ेगा। सेम एग्जांपल इधर दिए हुए हैं, कुली वाला तो मैंने आपको बता दिया। एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। मान लो एक पर्सन, मान लीजिए कि आप शॉप में गए, शॉप में लड्डू पड़े हुए थे और आपने एक लड्डू उठा के खा लिया। आपने एक लड्डू उठा के खा लिया तो लॉ ने कहा, अरे तुमने लड्डू खा लिया, तुम्हें तो लड्डू के पैसे देने पड़ेंगे। बट तुमने तो ना, तो उन्होंने ऑफर दिया, वो तो इनविटेशन टू ऑफर होता है जो लड्डू रखे होते हैं, ना तुमने एक्सेप्ट। लेकिन जैसे ही तुमने लड्डू खा लिया, लॉ कहता है यहां पर इंप्लाइड ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया। यहां पर लड्डू खाते ही तुम दोनों के बीच इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और तुम्हें क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। सेम अगर कोई पर्सन किसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पीता है तो वहां पर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ही शुड पे फॉर द प्राइस फॉर कॉफी, उसे कॉफी के प्राइस के लिए देना पड़ेगा। वो बाद में मना नहीं कर सकता कि हमारे तो पैसों की बात नहीं हुई थी, हमारी तो पैसों की बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो यही बात बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी हुई है कि भैया ये कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन। ये एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं? इंप्लीकेशन से आते हैं, कंडक्ट ऑफ पार्टीज से आते हैं, कोर्स ऑफ डीलिंग में आते हैं। यानी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नया नहीं है। हम एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर अगर आपको समझ गया ना, तो आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी समझ जाएगा। कुछ नया इसमें था ही नहीं। अब आता है नया पॉइंट जो है टासिट कॉन्ट्रैक्ट। टासिट कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब, इतना कंफ्यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट, इतना कंफ्यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा डाउट में, मैं बता रहा हूं, बच्चा आज के डाउट में जरूर लिखेगा। मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन भी बता दूंगा क्या होता है, क्वेश्चन भी बता देता हूं। ठीक है, टासिट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया नहीं है, बच्चे का क्वेश्चन आएगा, सर एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, ठीक है, डाउट इंजन में ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चा। और दूसरा पूछेगा, चलो ये 2 क्वेश्चन डाउट इंजन में देखने को मिलने वाले। चलो आओ आगे चलते हैं, सुनिए। टासिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
टासिट, टासिट वर्ड का मतलब होता है साइलेंट। टासिट वर्ड का मतलब क्या होता है? साइलेंट। टासिट वर्ड का मतलब क्या होता है? साइलेंट होता है, ठीक है। टासिट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनको कि बिना बोले और बिना लिखे, जिनको कि बिना बोले और बिना लिखे किया जाता है। अब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी यही सीखा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी यही सीखा कि बिना बोले और बिना लिखे किया जाता है, और टासिट में भी यही सीख रहा हूं कि बिना बोले और बिना लिखे किया जाता है। अरे दोनों जगह सेम चीज सिखा रहे हैं, कंफ्यूजन तो होगी ही होगी। अच्छा, यहां पर दो एग्जाम्पल दिए हैं बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए मॉड्यूल में। जब एक पर्सन एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करता है, एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करता है, तो वो टासिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो एटीएम से बात नहीं करता, साइलेंटली बस कार्ड डालता है, पिन डालता है और पैसे निकाल लाता है। और दूसरा, ऑक्शन सेल में जब फॉल ऑफ हैमर होता है, जब फाइनल फॉल ऑफ हैमर से एक्सेप्टेंस आती है, तो वो भी टासिट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। ये दो एग्जांपल मॉड्यूल में दिए हुए हैं। कौन से दो? एटीएम से पैसे निकालना, और दूसरा ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर से ऑक्शन कंप्लीट करना। अब ये मत पूछना ऑक्शन क्या होता है, ऑलरेडी ऑक्शन समझा चुका हूं, ठीक है। ओके सर, अब दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई सर? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपने बताया विदाउट वर्ड्स और रिटर्न, और सर टासिट कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने यही बताया। ठीक है, तो सर दोनों तो सेम ही हो गए सर, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी सेम हो गया, टासिट भी। तो क्या ये दोनों सेम है क्या सर? और अगर दोनों सेम है सर, तो फिर मैं एग्जाम में जाकर क्या लिखूंगा सर? जब क्वेश्चन आएगा तो कुली वाले एग्जाम्पल पे इंप्लाइड लिखूं या टासिट लिखूं सर? बताओ सर, ये कंफ्यूजन है। वेरी गुड। देखो बेटा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ना दो टाइप में आप बांट सकते हो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसका एक टाइप है टासिट कॉन्ट्रैक्ट, और एक टाइप है नॉट आ टासिट कॉन्ट्रैक्ट। नॉट आ टासिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टासिट कॉन्ट्रैक्ट में आपके सिर्फ दो एग्जांपल आएंगे, एटीएम वाला और ऑक्शन सेल वाला। ऑक्शन सेल वाला, अगर मैं आपको पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, फिर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। अगर एग्जाम में एटीएम वाला क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ, तो आप बोलना टासिट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो पूछेगा ऑक्शन सेल फॉल ऑफ हैमर से हुई है, कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, आप बताना टासिट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बिना वर्ड्स या रिटर्न हुआ है, तो आपका सब में आंसर क्या रहेगा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बिकॉज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म, बिकॉज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि एग्जाम में सवाल आए तो इंप्लाइड लिखना है या टासिट लिखना है। लेकिन क्वेश्चन आता है सर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? लॉजिकली क्या फर्क है इन दोनों में? लॉजिकली क्या फर्क है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टासिट कॉन्ट्रैक्ट में? एक्चुअली में ICAI मॉड्यूल में कोई भी डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं दिया हुआ है। देयर इज नो डिफरेंस गिवन इन दी ICAI मॉड्यूल, बट हमें तो पता होना चाहिए ना क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है, समझ लेना क्या डिफरेंस है। टासिट कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एटीएम से निकालते हो ना पैसा, तो उसमें कोई बात होती नहीं है, उसमें कोई बात नॉर्मली होती नहीं है। बट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जब कुली आपसे पैसा लेकर जाता, जब कुली आपका सामान छोड़ता है, तो वो फाइनली आपसे पैसे मांगता है और उस टाइम पर बात होती है। यानी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हुए कोई भी बात या कोई भी राइटिंग नहीं हुई थी, बट इन दी एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर कुछ ना कुछ बात होगी। बिकॉज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो कुली है मुझसे कितने पैसे लेने वाला है? जब वो सामान रख देगा तो वो मुझे बताएगा ना कि 50 रुपए चाहिए साहब, 100 रुपए चाहिए साहब, तो वो मुझे देने पड़ेंगे ना। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें जो है
कहीं ना कहीं जो है हमें थोड़ी बात तो करनी पड़ती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हो गया था? कॉन्ट्रैक्ट तो तभी एंटर हो गया था जब मैंने अपना सामान छोड़ दिया था, क्योंकि ऑफर भी तभी हो गया था, एक्सेप्टेंस भी तभी हो गया था, प्रोमिसेस तो तभी बन गए थे। लेकिन इस केस में ये टासिट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, बट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। तो मैंने आपके दोनों डाउट जो आने वाले थे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टासिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, नॉलेज के लिए बता दिया। दूसरा, एग्जाम में अगर सवाल आता है तो टासिट लिखूं या इंप्लाइड लिखूं, कौन सा लिखना है वो भी मैंने बता दिया। टासिट सिर्फ आप 2 केसेस में लिखेंगे, एटीएम वाले में, ऑक्शन वाले में। बाकी जितने भी विदाउट वर्ड्स और इंप्लाइड होंगे सब में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखना है। क्लियर है क्या? मैंने दोनों डाउट जो आपके डाउट इंजन में आ सकते थे वो दोनों डाउट मैंने आपको यहीं पर बता दिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। आगे चलते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस टासिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नेक्स्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप लोग मुझे प्लीज यूनिट नंबर 6 का नाम बताएंगे? क्या आप लोग प्लीज मुझे यूनिट नंबर 6 का नाम देखकर बताएंगे? लास्ट यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसका नाम क्या है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑक्शन सेल क्या होती है? बेटा ऑक्शन सेल, मैंने पिछले एग्जाम्पल में ऑक्शन वाला एक पॉइंट आया था, वहां पर डिटेल में ऑलरेडी ऑक्शन के बारे में बताया है। तो आप पहले अपने लेक्चर देखो, ऑक्शन सेल क्या होती है। मैंने डिटेल में अराउंड 10-15 मिनट्स लगा के बताया हुआ है ऑक्शन सेल क्या होती है, ठीक है। क्या नाम है यूनिट नंबर 6 का? सर यूनिट नंबर 6 का नाम है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नाम है सर। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिट नंबर 6 में पूरा का पूरा एक लेक्चर, 2 आवर का एक लेक्चर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाला है। यानी इस टॉपिक को डिटेल में 2 घंटे गुरप्रीत सर पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 6 में। कब पढ़ाएंगे? यूनिट नंबर 6 में। आज सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, आज शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में यूनिट नंबर 6 में बताने वाला हूं मैं। यूनिट नंबर 6 में डिटेल में बताने वाला हूं, आज मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अगर किसी को आज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आती भी है तो उसकी यूनिट नंबर 6 में जब हम पढ़ेंगे तो सारी क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आज मैं आपको 2 घंटे बता नहीं सकता, बिकॉज आज का मुद्दा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आज का मुद्दा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं पहले ही बता रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे अरे सर ने डिटेल में नहीं बताया। आएगा डिटेल में, वक्त आएगा उसका, उसको अलग से यूनिट दिया हुआ है, अलग से 2 घंटे एलोकेट करे हुए हैं, बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। बट आज की क्लास में इसे शॉर्ट में बताया जाएगा। जब उसका टॉपिक अलग से आएगा तो वहां पर गुरप्रीत सर एकदम डिटेल में बताएंगे। क्लियर? ओके। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है सर? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। यानी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होते हैं बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ना तो ऑफर होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ना तो एक्सेप्टेंस होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ना तो प्रॉमिस होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में ना तो कंसीडरेशन होता है। ओ माय गॉड, क्या बात कर दी सर आपने, क्या कह रहे हो सर? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। ना तो यहां कोई पार्टी ऑफर करती है, ना यहां पार्टी कोई एक्सेप्टेंस करती है, ना कोई प्रॉमिस होता है, ना कोई कंसीडरेशन होता है। बट फिर भी
इसको कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर कुछ लिमिटेड केसेस हैं जिनको हम लॉ में क्या मानते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कितने केसेस हैं मेरे बच्चा? लिमिटेड केसेस हैं। ये लिमिटेड केसेस कहां बताए जाएंगे? यूनिट 6 में बताए जाएंगे। बट एक केस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। एक बेसिक यहां पे टच अपॉन कर रहा हूं, देखिएगा। लॉ कहता है, देखना ध्यान से सुनना, ये हमारे कदम्बड़ी भैया हैं। कौन है ये? हमारे कदम्बड़ी भैया हैं। हमारे कदम्बड़ी भैया जा रहे थे और रास्ते में इन्हें ये सामान मिला, ये रोड पे पड़ा हुआ सामान मिला और ये सामान मिला। अरे इन्हें तो सामान मिल गया। तो अब मुझे बताओ, ये जो सामान है ये इनका है क्या? अगर इनको रास्ते में पड़ा हुआ सामान मिलता है तो क्या ये सामान इनका हो जाता है? लॉ कहता है नहीं, ये सामान तुम्हारा नहीं है। लॉ कहता है जिस मूवमेंट पर तुमने सड़क से ये ब्रेसलेट उठाया, जिस मूवमेंट पे तुमने सड़क से ये ब्रेसलेट उठाया ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसके ट्रू ओनर को ढूंढो। किसको ढूंढो? लॉ ये कहता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रू ओनर को फाइंड करो और उसको ये रिटर्न कर दो। इंडिया में ऐसा लॉ है भाई साहब, आप यकीन करोगे, इंडिया में इंसान लोगों की जेब में से सामान निकाल के अपनी जेब में रख के कहता है मेरा है। यहां पर इंडिया में यह भी लॉ है कि भैया अगर रास्ते में कोई सामान पड़ा मिल जाए तो लॉ कह रहा है उसको उसके ओनर के पास वापस दे देना। सबसे पहले इंडिया में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिम निकालते हैं। मोबाइल मिला, सिम निकाल के सिम फेंका, कुछ महीने बंद करा और कहेंगे अब चलाएंगे। ना ना ना, लॉ कह रहा है ये गलत बात है। लॉ में ये नहीं लिखा। लॉ में लिखा है अगर तुम्हें कोई गुड्स मिलता है तो तुम्हें उसके ट्रू ओनर को ढूंढना। कैसे ढूंढोगे? मे बी एडवर्टाइज देके, मे बी किसी और तरीके से, बट तुम्हें उसे ढूंढना है। और ढूंढने के बाद उसे उसका सामान क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है। उसे उसका सामान रिटर्न कर देना है। जैसे ये हमारे सलमान भाई का था, सलमान खान भाई का, आप तो जानती हैं, ये उसको रिटर्न कर देंगे। और ये हमारे थोर भाई का तोड़ा है, ये थोर भाई को रिटर्न कर देंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर कोई ऑफर हुआ नहीं, यहां पर कोई एक्सेप्टेंस हुआ नहीं। यहां पर जिस मूवमेंट पर आपने ये रोड से सामान उठाया ना, लॉ ने कहा तुम्हारी अब ये ड्यूटी है कि तुम इसे रिटर्न कर दो। तुम्हारी अब ये ड्यूटी है कि तुम इसको रिटर्न करोगे। यानी नो ऑफर, बदले में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ना ऑफर, ना एक्सेप्टेंस, ना कंसिडरेशन। लेकिन लॉ ने कहा ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। यानी कल को अगर सलमान खान ने देख लिया कि सलमान खान ने देखा अरे कदमड़ी भैया के पास मेरा ब्रेसलेट है, उसने कहा कदमड़ी मेरा ब्रेसलेट दे, कदमड़ी ने कहा मैं नहीं दूंगा, ये तो मुझे सड़क से पाया था। तो लॉ कह रहा है सलमान खान कदमड़ी के ऊपर केस कर सकते हैं और लीगली उससे ये ब्रेसलेट ले लेंगे, लीगली उससे ये ब्रेसलेट ले लेंगे। हाउएवर अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सर अगर ये हो गया तो क्या होगा, सर ट्रू ओनर कैसे मिलेगा, वो सब बातें हम लोग यूनिट 6 में करेंगे। वो आज का मुद्दा नहीं है। तो देखिए, अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। पहली लाइन में ही लिख दिया उन्होंने कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। बट इट रिसेंबल मतलब अलाइक, it is like a contract. It is not a actual contract but quasi contract. It is like a contract. It is created by law. देखो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो लॉ क्रिएट नहीं करता, वो पार्टी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करती है। बट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ आपके ऊपर ड्यूटी डाल देता है कुछ लिमिटेड केसेस में, और लॉ आपके ऊपर लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन डाल देता है, जबकि सच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। जबकि क्या सलमान और कदमड़ी के बीच कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। लेकिन लॉ ने कहा नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इसे ये दोगे, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उसे ढूंढ कर ये दोगे। सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज, और इन्हीं ऑब्लिगेशंस को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बुलाया जाता है। इन अदर वर्ड्स, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर दोनों पार्टी की ही इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं थी।
दोनों पार्टी की इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं थी, बट लॉ ने बीच में आकर कहा कि नहीं नहीं तुम्हारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं नहीं तुम्हारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एग्जाम्पल है जैसे कि अगर आप फाइंडर है किसके, लॉस्ट गुड्स के, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लॉ ने क्या डाली है कि आपको उन्हें रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? ट्रू ओनर को रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? ट्रू ओनर को रिटर्न करना है। ठीक है। और अगर किसी ने आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं, अगर आपको किसी ने गलती से पैसे भेज दिए हैं तो आपको उसके पैसे रिटर्न कर देने हैं। आपको उसके पैसे रिटर्न कर देने हैं। एक बारी मैंने गलती से मैं अपने दोस्त को 20,000 रुपए भेज रहा था, मैंने गलती से एक पानीपुरी वाले को 20,000 यूपीआई कर दिए, तो वहां पर लॉ आ जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कि उस पानीपुरी वाले को मेरे 20,000 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे, मेरे 20,000 रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे। यहां पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ना तो यहां पर ऑफर होता है, ना तो यहां पर एक्सेप्टेंस होती है, यहां कुछ नहीं होता है, बट इन्हें फिर भी हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बुलाते हैं। इन्हें फिर भी हम लोग क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बुलाते हैं। लास्ट टाइप मेरे बच्चों दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट टाइप मेरे बच्चों दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। इस पार्ट में ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली करे गए, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से ज्यादा पार्टी इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अगर आप ईमेल भेजकर कर रहे हो तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट चलाते हो, आप अमेजॉन देखो, मैं अभी चलाता हूं, देखो तुम्हारे सामने ई कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं, रुको। चल ही नहीं रहा है, अरे ये क्या हो गया भैया, हैंग हो गया क्या? 2 मिनट रुको जरा, हैंग हो गया थोड़ा। हे भगवान, तुझे भी अभी हैंग होना था भाई, ये क्या हो गया? चलिए वापस चलिए, छोड़िए, सुनिए। आप फ्लिपकार्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप अमेजॉन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप ईमेल से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं, सारे के सारे। इसमें क्या होता है ना, इसमें सारे, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करना चाहते हो तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है, आपको ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ता है जिससे कि आप ऑर्डर प्लेस कर सको, बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सको। तो यही बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में मल्टीपल पार्टीज क्या करती है, एक नेटवर्क क्रिएट करती है जो दूसरे नेटवर्क से लिंक्ड होता है। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से लिंक्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज भी बोलते हैं। और जब आप बिजनेस को ऑनलाइन मोड से करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हो ना, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अलग अलग नाम भी हैं। इनको ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, इन्हें साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है, और इन्हें माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। इन्हें माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। तो यहां पे बेटा हमारा पहला टाइप कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत सिंपल था, इसमें कोई हार्ड चीज थी ही नहीं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर टासिट कॉन्ट्रैक्ट आपको चार्ट में नहीं दिख रहा है, बुक में क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज टासिट कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो कि सच में कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से करे जाते हैं, ई कॉमर्स मोड। अब एक बच्चा कहेगा सर, अगर मैंने, एक बच्चे का डाउट आता है, सर अगर मैंने ईमेल से ऑफर दिया, ईमेल से एक्सेप्टेंस हुआ, सर वो तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है सर, और वो ई कॉमर्स भी है सर, तो एग्जाम में क्या लिखूं? बेटा सही कह रहे हो, वो एक्सप्रेस भी है क्योंकि राइटिंग में है, और वो ईमेल से है क्योंकि ई कॉमर्स भी हो गया। तो अब कौन सा आंसर लिखूंगा? आप उसमें ई कॉमर्स आंसर लिखना, बिकॉज मोर अप्रोप्रिएटेड ई कॉमर्स।
क्योंकि ई कॉमर्स एक लिमिटेड है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़ा वाइडर हो गया, उसमें तो आप पोस्ट से भी भेजोगे कवर हो जाएगा, ईमेल से भी भेजोगे कवर हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले सारे कहां कवर होते हैं? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट में। बट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है, वो ई कॉमर्स में भी आएगा अगर आप ईमेल से भेज रहे हो तो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद आता है कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया या नहीं कर दिया, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को बांटा गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन में, तो मैं वो भी इंटरलिंक करके आपको समझाऊंगा, प्लीज ध्यान देंगे सब बच्चे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? और ये एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन से कैसे डिफरेंस होते हैं ये भी बताऊंगा, वो भी इंटरलिंक करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि आपका फिर डाउट इंजन में यही क्वेश्चन आता है, सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं सर, एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं क्या सर? फिर आपका ये क्वेश्चन आता है। चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर चुकी होती है, जब दोनों पार्टीज अपना वादा परफॉर्म कर चुकी होती हैं, वो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए ने बी को ₹50,000 पे कर दिए और बी ने ए को 50,000 की वीट डिलीवर कर दी। क्या यहां पर दोनों पार्टीज ने अपना वादा निभा दिया? द आंसर इज यस। अगर दोनों पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। अब आता हूं इसी में ही आपको एग्जीक्यूटेड और कंसीडरेशन की बात करता हूं। यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कंसीडरेशन है? फिर से वही टेबल बनाना पड़ेगा पुराना, फिर से वही पुराना टेबल बनाना पड़ेगा भाई साहब। सुनो मेरे दोस्तों, सुनो। पार्टी प्रॉमिस कंसीडरेशन, पार्टी ए, पार्टी बी। पार्टी ए का प्रॉमिस था 50,000 देगी, पार्टी बी बदले में वीट लेगी। बी का प्रॉमिस था वीट देगा और बदले में 50,000 लेगा। ये तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें से जब मैं पूछूंगा कि एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन क्या है, तो यहां पर दो कंसीडरेशन है, ये वाली एक कंसीडरेशन है। क्या ये एग्जीक्यूटेड है? क्या ये पूरी हो चुकी है? यस। तो एग्जीक्यूटेड, ये भी एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन है और ये भी एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन है, क्योंकि ये पूरी हो चुकी है दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोनों ही क्या है? एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन है। यानी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कंसीडरेशन एग्जीक्यूटेड हो चुकी होती है, दोनों कंसीडरेशन का काम पूरा हो चुका होता है। आई होप आपको इंटरलिंकिंग समझ गई होगी कि एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब दोनों प्रॉमिस फुलफिल हो चुके होते हैं या दोनों कंसीडरेशन पूरी हो चुकी होती है, तो हम उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आइए अब आते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बोला बी को, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ 5,000 दूंगा, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ 5,000 दूंगा। बी ने भी कहा मैं तुम्हें
नेक्स्ट मंथ वीट दूंगा, नेक्स्ट मंथ वीट दूंगा। यहां पर अभी तक दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि दोनों पार्टी ने अपना नहीं, और एग्जीक्यूटरी में भी जब दोनों पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा होता है तो उसको बोला जाता है, स्पेलिंग क्या थी बायलेटरल की? हां, बायलेटरल, उसको बोला जाता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी दोनों पार्टीज ने अभी अपना वादा नहीं निभाया है, तो हम इसको बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर दोनों पार्टीज ने ही अपना अभी तक वादा नहीं निभाया है। अब यहां पर भी आप पूछोगे सर इसमें एग्जीक्यूटेड और कंसीडरेशन वाला पॉइंट बता दो, तो फिर से यहां पर वो भी बता देता हूं, डोंट वरी, यहां पर भी वो बता देता हूं। आओ, पार्टी प्रॉमिस कंसीडरेशन, पार्टी प्रॉमिस कंसीडरेशन। सर मुझे दिख नहीं रहा है, सर छोटा छोटा मत लिखा करो, सर बड़ा बड़ा लिखा करो। अरे बेटा मेरी बातें सुन लो, तुम्हें समझ तो आ ही जाएगा ना। ए बी, ए का प्रॉमिस क्या था? 5,000 लिखा है, चलो 5,000 लिखा है तो 5,000 ही लिख दें, 5,000 देना। और बी का प्रॉमिस था वीट देना। कंसीडरेशन क्या थी? वीट लेना, और यहां पर था 5। अब मुझे बताओ यहां पर वीट वाली कंसीडरेशन एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी है? यहां पर वीट वाली कंसीडरेशन एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी है? अभी तक वीट आई है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गई? एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन हो गई। क्या हो गई? एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। और 5,000 वाला प्रॉमिस पूरा हो गया है क्या? 5,000 वाला प्रॉमिस पूरा हो गया है क्या? पांच हजार वाला प्रॉमिस पूरा हो गया है क्या? नहीं हुआ है। अगेन दिस इज एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। जब तक कंसीडरेशन फुलफिल नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन कहते हैं। तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कंसीडरेशन क्या होती है? एग्जीक्यूटरी होती है। दोनों कंसीडरेशन क्या होती है? एग्जीक्यूटरी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को एडवांस पे कर दिया 5,000। ए ने बी को 5,000 रुपए एडवांस पे कर दिए, और बी ने ए को बोला नेक्स्ट मंथ वीट दूंगा, नेक्स्ट मंथ वीट दूंगा। अब यहां पर नेक्स्ट मंथ जब मैं वीट दूंगा, जब मैं नेक्स्ट मंथ वीट दूंगा ना, ठीक है, तो यहां पर ए ने अपना वादा पूरा कर लिया बट बी ने अपना वादा पूरा नहीं करा। ये भी कौन सा टाइप है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्जीक्यूटरी में इसका नाम आता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी तो कर चुकी है बट एक पार्टी का बाकी है, तो इसको बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टी के वादे पूरे बाकी होना बाकी है तो बायलेटरल, अगर एक पार्टी का बाकी है तो यूनिलेटरल, अगर दोनों कर चुकी है तो एग्जीक्यूटेड। अब यहां पर भी आपका क्वेश्चन आएगा सर एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन वाला बताओ ना। बिल्कुल बताएंगे, आइए। पार्टी ए बी, पार्टी ए बी प्रॉमिस 5,000, प्रॉमिस 5,000, और इसका प्रॉमिस था वीट। यहां पे कंसीडरेशन आएगी वीट, यहां पे कंसीडरेशन आएगी 5,000। अब यहां पर कौन सी कंसीडरेशन एग्जीक्यूटेड है, कौन सी? तो यहां पर 5,000 वाली जो कंसीडरेशन है ना वो हो चुकी है, तो 5,000 वाली कंसीडरेशन एग्जीक्यूटेड है। यहां जगह नहीं है, एक्चुअली में जगह नहीं बची है। 5,000 वाली एग्जीक्यूटेड है और वीट वाली एग्जीक्यूटरी है। कंसीडरेशन वाइज जब देखता हूं तो 5,000 वाली एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन है, बिकॉज वो वाली कंसीडरेशन पूरी हो चुकी है, लेकिन वीट वाली होनी बाकी है, तो वो क्या है? एग्जीक्यूटरी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, बट कंसीडरेशन दोनों में, कंसीडरेशन जो है वो एग्जीक्यूटरी भी है, एक एग्जीक्यूटरी और एक एग्जीक्यूटेड है। ठीक है,
इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। चलिए, अब हमने कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए हैं, एक बारी किताब से पढ़ लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप है बेटा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है या नहीं हुआ है उसके बेसिस पर डिवीजन करा गया है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें जो कंसीडरेशन है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, एक्ट हो सकती है या फॉरबियरेंस मतलब नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब, सुनना, आप तो जानते हैं ये पॉइंट, अगर मैं आपको कंसीडरेशन पहले नहीं समझाता ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट आती, लेकिन अब आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कंसीडरेशन टू डू समथिंग भी हो सकता है और नॉट टू डू समथिंग भी हो सकता है। यहां पर एब्सटेन की जगह एक नया वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, फॉरबियरेंस, बस कंफ्यूज करने के लिए। वो एब्सटेन भी लिख सकता था बट कह रहे नहीं नहीं फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो कंसीडरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर कंसीडरेशन पॉजिटिव है और आपने वो चीज काम कर दिया, मतलब जो काम आपको बोला गया था वो काम अगर आपने पूरा कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है, या जो काम आपको नहीं करने के लिए बोला गया था आपने उसका प्रूफ दे दिया कि मैंने वो काम नहीं करा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने अपना किया हुआ प्रॉमिस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर आपने वो निभा दिया, यानी दोनों पार्टीज ने अपने प्रॉमिस निभा दिए हैं, तो हम उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक ग्रोसर यानी एक दुकान वाला शुगर बेचता है कैश पेमेंट पे, मतलब इधर उसने शुगर दी, इधर से कैश पेमेंट ली, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि हमने अपना शुगर देने का प्रॉमिस पूरा कर लिया, सामने वाली पार्टी ने कैश देने का प्रॉमिस पूरा कर लिया, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहिए था। ओके, उसके बाद आता है बेटा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द कंसीडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब कुछ नहीं, कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये दोनों प्रॉमिसेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। यानी एक प्रॉमिस अगर दूसरे के लिए कंसीडरेशन है तो दूसरा प्रॉमिस पहले के लिए कंसीडरेशन होता है, तो इन दोनों प्रॉमिसेस को कलेक्टिवली हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। यूनिट 3 में रेसिप्रोकल प्रॉमिस को डिटेल में बताया जाएगा। अब सुनो, अगर कंसीडरेशन फ्यूचर में होने वाली है, अगर कंसीडरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, यानी अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं करा है, तो हम उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया लेकिन दूसरे पार्टी ने अपना प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग है। एक पार्टी ने वादा पूरा कर दिया, दूसरी पार्टी का आउटस्टैंडिंग है, तो वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। फॉर एग्जांपल, एम एडवर्टाइजेज पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ₹5,000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय। एम ने एडवर्टाइजमेंट दिया कि मैं उस बंदे को 5,000 रुपए दूंगा, यानी जनरल ऑफर दिया, जो मेरे बच्चे को ढूंढकर मेरे पास लाएगा। पी ने बॉय को ढूंढा और ढूंढकर उसके पास ला दिया, करेक्ट। देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंट एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिकॉज बी हैज परफॉर्म, बी ने अपना वादा पूरा कर दिया, फॉर एम to pay the amount. This type of executory contract is called unilateral contract. यानी आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया बच्चा ढूंढने का, अब एम का वादा बाकी है आपको 5,000 रुपए देने का। तो जब तक वो आपको 5,000 नहीं देगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जिस दिन
एम तुम्हें 5,000 रुपए दे देगा। जिस दिन एम तुम्हें 5,000 दे देगा बेटे ढूंढने के, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी से क्या बन जाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ढूंढने वाले ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया कि देखो मैंने आपका बच्चा ढूंढ के ला दिया, तो मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया, लेकिन आपका 5,000 रुपया देना बाकी है, तो हम इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में कहेंगे। और एग्जीक्यूटरी में भी कौन सा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में इसे कहा जाएगा। उसके बाद आता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कि प्रॉमिस दोनों पार्टीज का पेंडिंग है। अगर दोनों पार्टीज का प्रॉमिस पेंडिंग है, यानी एक ने कहा मैं तुझे अगले हफ्ते पैसे दूंगा, बी ने कहा मैं तुझे अगले हफ्ते सामान दूंगा, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो एग्जांपल नंबर 30, ए ने बोला बी को टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर ₹1,00,000 कैश डाउन, बट बी ने, अब देखना ध्यान से देखना, बी ने सिर्फ 25,000 रुपए दिए, इसको डिपॉजिट जमा करा दिया। बी ने 25,000 का क्या करा दिया, नॉर्मली क्या होता है, बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है। नॉर्मली जब आप किसी घर को बुक करते हो, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बुक करते हो, तो क्या देना पड़ता है, एक बुकिंग अमाउंट, कि भैया हाँ तुम लौट कर आओगे। तो उसने 25,000 रुपए बोला और बोला मैं बाकी पैसे अगले हफ्ते दे दूंगा, यानी मेन पैसा मैं आपको अगले हफ्ते दे दूंगा। अब ए ने कहा ठीक है मैं भी तुम्हें पोजेशन दे दूंगा। ए गिव्स द पोजेशन ऑफ प्लॉट टू बी एंड बोला कि मैं तुम्हें सेल डीड कब साइन करूंगा, जब तुम मुझे पूरा पैसा दे दोगे। तो यहां पर जो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि बी ने भी अभी तक अपना पूरा प्रॉमिस नहीं निभाया, पार्ट प्रॉमिस ही तो निभाया है, पूरा प्रॉमिस तो नहीं निभाया। और ए ने भी अपना पूरा प्रॉमिस नहीं निभाया, पोजेशन दिए बट अभी तक सेल डीड पे साइन नहीं करे। तो अभी दोनों के ही पार्टीज के प्रॉमिस पूरे होने बाकी हैं, बी से बाकी का पैसा आना बाकी है और ए से सेल डीड का साइन होना बाकी है। तो ये कौन सा होगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए, तो यहां पर हमारे जो हैं मेन पॉइंट्स कवर होते हैं। अब आएंगे थोड़े डिटेल्ड पॉइंट्स, आ जाओ। चलिए, दो मिनट का ब्रेक देते हैं, और फिर ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। फिर ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। शायद आज ये पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग पोर्शन। ठीक है, तो हो सकता है मैं इस पोर्शन को आज कंप्लीट ना कर पाऊं। ओके, बट विल ट्राई, क्योंकि मैं भगाना नहीं चाहता कि जस्ट बिकॉज मुझे पढ़ाना है और पूरा करना है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जितना हो पाएगा उतना ठीक है, उसके बाद हम बाकी का टॉपिक जो है वो कल कंप्लीट कर लेंगे। सो डोंट वरी।
चलिए आइए एक छोटा सा सॉन्ग गा देते हैं भाई, बच्चा नहीं तो मुझे परेशान करता रहेगा। ठीक है चलिए फटाफट से 2 मिनट लेंगे गाना गाते और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। पागल ये पागल वो पागल कर दे जहां भी ये जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको, मेरा नाम भी शिनचैन है, मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा, कम ऑन बेबी आओ करे डांस शुरू, जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो देखो सबको हिला दूं, कभी ये उछलता है कभी ये मचलता है हर दम बेकाबू, रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। हो गया गाना, चलें अब? यस सर। चलिए सर, टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे ये वाला। ये जो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना, ये आगे बहुत बार यूज होने वाला है, ये आगे बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है, बहुत बार यूज होने वाला। मोस्टली आज मुश्किल है क्योंकि टाइम कम बचा है, ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट कि मैं कवर करवा पाऊंगा आज ये पूरा, बट जितना करवा पाऊंगा उतना सुन लेना, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर डीपीपी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इग्नोर कर देना। अगर डीपीपी में जो पॉइंट्स आज कवर नहीं कर पाते, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे आज के लिए इग्नोर कर देना और कल कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, वैलिडिटी के बेस पर हम पढ़ने वाले हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स और अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से। सबसे पहले किससे स्टार्ट करूंगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं, मतलब कोई भी एग्रीमेंट विच इज लीगली इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल होता है, अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की अपना वादा पूरा नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में ले जा सकती है। यह बात हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इन्फोर्सेबिलिटी लाने के लिए हमने देखा था क्या बातें होनी चाहिए, उसमें असेंशियल्स होने चाहिए। कौन से असेंशियल्स होने चाहिए? जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, जो हमने टॉपिक पढ़ा था असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें कुछ चीजें तो सेक्शन 10 में दी गई थी जो हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं, और कुछ चीजें सेक्शन 10 में नहीं थी बट हमने कवर कर ली थी। जैसे कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमने जो है पॉइंट्स कवर कर लिए थे। तो यही होता है, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कहीं पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज है या कहीं पर सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज है तो दोनों का मतलब सेम निकलेगा कि भैया वो लीगली इनफोर्सेबल है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, इट कंटेन्स ऑल असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के सारे असेंशियल थे। फॉर एग्जांपल, जॉन भाई ने अभिषेक भाई को पूछा, जॉन भाई ने अभिषेक भाई को पूछा, मैं अपनी धूम वाली बाइक, धूम मचाले धूम मचाले धूम, मैं अपनी धूम वाली बाइक बेचना चाहता हूं, मैं अपनी धूम वाली बाइक बेचना चाहता हूं, क्या तुम
1,00,000, क्या तुम 10,000 में उसे खरीदोगे? ये क्या हो गया बेटा? ऑफर। ऑफर। अभिषेक ने कहा यस, अभिषेक ने कहा हां, अभिषेक एग्रीड टू बाय फॉर 10,000, अभिषेक ने एक्सेप्टेंस दे दी। ये क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। अब क्या अगर बाद में, सुनना मेरी बात, क्या अगर बाद में अभिषेक बाइक खरीदने से मना कर देगा तो जॉन अभिषेक पर केस कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर कल को जॉन बाइक देने से मना कर दे अभिषेक को, तो क्या अभिषेक जॉन पर केस कर सकता है? द आंसर इज यस। तो यहां पर इन दोनों के बीच क्या हुआ है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है अगर दूसरी पार्टी अपना वादा पूरा करने से मना कर देती है, मना कर देती है। ओके, ठीक है। तो ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देखिए यही लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को बोला तू मेरी बाइक खरीदेगा क्या, यानी सेम जॉन वाला एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट का। और बहुत सारे बच्चों को वाइड वर्ड का मतलब नहीं समझ रहा था, यस और नो? बहुत सारे बच्चों को वाइड वर्ड का मतलब नहीं समझ रहा था, पिछले मैंने कहा था आगे आएगा। वाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं एक और टॉपिक को टच अपॉन करता हूं, दैट इज वाइड एग्रीमेंट। दैट इज वाइड एग्रीमेंट। ये टॉपिक 2 घंटे लेकर, ये आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आज का टॉपिक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बट बाद में आप आगे जाकर कंफ्यूज ना हो, इसीलिए थोड़ा सा यहां पर बेसिक उसका बता दूंगा ताकि आप बाद में वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में ना हो। ठीक है, ये आएगा यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में यहां पर थोड़ा सा बेसिक बताया जाएगा ताकि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, ओके। सुनो सुनो, पहले वाइड वर्ड का मतलब समझते हैं। वाइड वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एक बारी वाइड वर्ड का मीनिंग समझ आ गया ना, तो फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी समझ आ जाएगा और वाइड एग्रीमेंट भी समझ आ जाएगा। वाइड मतलब वो मतलब होता है नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, या जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। वाइड का मतलब होता है ऐसी चीज जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा नहीं सकते। जो भी चीज आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर नहीं जा सकते हो, जो भी चीज आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर नहीं जा सकते हो, वो सारी की सारी क्या होंगी? वाइड होंगी। यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं वो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें आप कोर्ट में जाकर नहीं कह सकते हो कि सर इसने अपना वादा पूरा नहीं करा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम जा सकते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में हम नहीं जा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट प्रॉमिस पूरा होने से पहले, बट प्रॉमिस पूरा होने से पहले वो वाइड बन गया, वो वाइड बन गया। पहले तो वो वैलिड था, पहले तो आप उसे कोर्ट में ले जा सकते थे, लेकिन प्रॉमिस की डेट आने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिससे कि अब आप दूसरी पार्टी को ले जा नहीं सकते। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल लिया है मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। देखिए, अभिषेक ने
अभिषेक ने वही पुराना एग्जाम्पल है, जॉन ने अभिषेक को पूछा क्या तू मुझसे बाइक खरीदेगा, क्या तू मुझसे धूम वाली बाइक 10,000 में खरीदेगा। यह बात 8 जनवरी को पूछी गई। कब पूछी गई? 8 जनवरी को पूछी गई। अभिषेक ने भी 8 जनवरी को कह दिया हां खरीदूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी तारीख को हो गया? 8 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन डिलीवरी की डेट हमने रखी 10 जनवरी। बाइक की डिलीवरी कब होगी? 10 तारीख को होगी। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 8 तारीख को। वादा कब पूरा करना है? 10 तारीख को। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ अगर 8 तारीख को वादा हो गया तो क्या अब कोई पार्टी पीछे हट सकती है अपना वादा पूरा करने से? नहीं हट सकती। क्यों नहीं हट सकती सर? क्यों नहीं हट सकती? क्योंकि वादा हो चुका है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आप पीछे नहीं हट सकते कोई भी पार्टी। लेकिन अगर मान लो 10 तारीख से पहले यानी बाइक की डिलीवरी से पहले अगर 9 तारीख को जॉन के घर पे आग लग गई जिसकी वजह से उसकी बाइक भी जल गई, क्या अब जॉन बाइक दे पाएगा अभिषेक? जॉन तो देना चाहता है बाइक अभिषेक को, लेकिन बाइक ही जल गई। क्या अब वो वादा पूरा कर पाएगा? और अगर 10 तारीख को अब अभिषेक को बाइक नहीं मिली तो क्या वो जॉन को कोर्ट ले जाएगा? जज साहब इसने मुझसे वादा करा था, जज साहब इसने मुझसे वादा करा था कि ये मुझे बाइक देगा, अब नहीं दे रहा है। तो जज साहब कहेंगे अरे जब तुमने वादा करा था ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, उस टाइम पर ये बाइक दे सकता था, लेकिन इसको क्या पता था बाइक में आग लग जाएगी। अब ये चाहकर भी तुम्हें बाइक नहीं दे सकता है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी आ जाना, कि पहले तो इम्पॉसिबल नहीं था वो वादा, तो यहां पर क्या हो गया आपके बीच। अब 10 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी 9 तारीख को एक्चुअली में क्या बन गया था? वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। अब अभिषेक कोर्ट में ले जाकर जॉन से बाइक नहीं ले सकता, बाइक नहीं ले सकता। एक और क्वेश्चन बच्चों का आता है, सर अगर अभिषेक ने 10,000 रुपए एडवांस दे दिए हुए तो क्या होगा? तो जॉन वो 10,000 रुपए अभिषेक को रिटर्न कर देगा। जॉन वो 10,000 अभिषेक को रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने बाइक लेने के बदले 10,000 दिए थे, बट बाइक तो दे ही नहीं पाया ना, इसलिए 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे? रिटर्न हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, यानी इसका मतलब है जब एंटर किया था तब वो लीगली इन्फोर्सिएबल था, तब वो लीगली इन्फोर्सिएबल था। लेकिन जब वादा पूरा करने की बारी आई तो उससे पहले कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल हो गया, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल हो गया। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो लीगली इन्फोर्सेबल था बट बाद में वो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, बोलो या नॉट की वजह आप सीजीज टू बी लीगली इन्फोर्सेबल, सीजीज का मतलब होता है स्टॉप टू बी लीगली इन्फोर्सेबल हो गया, तो हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अभी मैंने वॉइड एग्रीमेंट बताया नहीं है, अभी मैंने वॉइड एग्रीमेंट बताया नहीं है। ठीक है, सुनो पहले किताब से एक बारी पढ़ते हैं। आ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस मतलब स्टॉप्स, विच स्टॉप्स टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर वो लॉ वाइज इन्फोर्सेबल नहीं रहता है तो हम लॉ की नजरों में वो वाइड हो जाता है। When it ceases to be enforceable, जिस तारीख से वो इन्फोर्सेबल होना बंद हो जाता है, जैसे हमारे केस में 9 तारीख से ही वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था जिस दिन आग लगी थी। Thus, a void contract is one which cannot be enforced by court of law, यानी आप वाइड कॉन्ट्रैक्ट में अब कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18, मिस्टर ए ने वादा करा कि मैं तुम्हारे लिए किताब लिखूंगा। किसको वादा करा? पब्लिशर को। पब्लिशर को वादा करा, अरे पब्लिशर मैं तेरे लिए किताब लिखूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पब्लिशर बदले में पैसा देगा
और भैया एक्स जो है वो पैसे देगा। सर यहां पे पैसे की तो बात करी नहीं है, इंप्लाइड है कि वो पैसे देगा, इसलिए वो यहां पे लिखा हुआ है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बुक कंप्लीट हुई नहीं थी, एक्स बीच में ही मर गया, एक्स बीच में ही मर गया, बुक अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, जिस दिन एक्स की डेथ हुई उस दिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि अब प्रॉमिस को परफॉर्म, क्योंकि एक्स मर गया, क्या अब हम ऊपर जाकर उससे किताब पूरी करवाएंगे? द आंसर इज नो। तो इस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट when cannot be performed because of some uncalled happening, it becomes void contract, it becomes void contract. Same example number 19, A ने B से वादा करा, B के पास क्या था, B फैक्ट्री का ओनर था। A contracts with B for the supply of 10 tons of sugar, कि भाई तुम मुझे 10 टन शुगर भेजना, बट सप्लाई होने से पहले ही अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है, अगर सप्लाई शुगर निकली फैक्ट्री से उससे पहले ही अगर फैक्ट्री में आग लग जाएगी तो सारी शुगर जल जाएगी, और इसी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक और चीज बताता हूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने के ना दो रीजन होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने के दो रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं, सब बच्चे लिखेंगे, कितने रीजन होते हैं बेटा? दो रीजन होते हैं। ठीक है, एक होता है इम्पॉसिबिलिटी, एक क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटी। अगर अब वादा पूरा ही नहीं किया जा सकता, जैसे बाइक में आग लग गई, बाइक कैसे देंगे? शुगर की फैक्ट्री में आग लग गई, शुगर कैसे देंगे? एक्स मर गया बुक लिखने से पहले, बुक कैसे लिखेंगे? और दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, उस प्रॉमिस को इल्लीगल कर दिया, अगर उस प्रॉमिस को इल्लीगल कर दिया, ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? या तो वो चीज इंपॉसिबल हो गई, दोनों प्रॉमिस में से अगर एक भी प्रॉमिस इंपॉसिबल हो गया तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या दोनों प्रॉमिस में से एक भी प्रॉमिस अगर इल्लीगल डिक्लेयर हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, 9 जनवरी को प्रॉमिस किया था, 9 जनवरी को क्या किया था, प्रॉमिस किया था ए ने बी को कि मैं तुझे 10 लिकर की बोतल दूंगा, 10 लिकर की बोतल दूंगा। कब दूंगा? कह रहा है 15 जनवरी को दूंगा। वादा कब किया था? 9 जनवरी को। देने कब वाला था? 15 जनवरी को। अब ये क्या है भाई, दारू बेचना तो भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 15 तारीख आने से पहले ही गवर्नमेंट ने 12 जनवरी को गवर्नमेंट ने लिकर को बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? लिकर को बैन कर दिया। तो ये प्रॉमिस पहले तो लीगल था, जब हमने वादा किया था 9 तारीख को, तब ऐसा कोई बैन नहीं था, तब ऐसा कोई बैन नहीं था। लेकिन प्रॉमिस पूरा करने से पहले अगर सरकार ने उस पर बैन लगा दिया तो अब क्या कोर्ट ऑफ लॉ में ये मुझे ले जा पाएगा? अरे जज साहब, इसने मुझे 10 तारीख को बोला था, इसने मुझे 9 तारीख को बोला था कि ये मुझे लिकर देगा, बट गवर्नमेंट कहेगी यार उसके बाद बैन आ गया ना, उसके बाद तो बैन आ गया ना, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब तुमने किया था तब तो वैलिड था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वैलिड से वाइड होने के कितने रीजन हो सकते हैं? इंपॉसिबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त के बाद, परफॉर्मेंस से पहले अगर बीच में कोई इंपॉसिबिलिटी आ गई या इलीगैलिटी आ गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है और आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। यहां पर वॉइड एग्रीमेंट का मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, एडवांस लेवल यूनिट 3 में बताया जाएगा। यूनिट 3 में 2 घंटे लगा के वॉइड एग्रीमेंट बताया जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं, सुन रहा, वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो स्टार्टिंग से ही
स्टार्टिंग से ही लीगली इनफोर्सिएबल नहीं होते। देखो, वाइड का मतलब तो सिंपल है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप पहले तो वैलिड था, आप जा सकते थे, बाद में नहीं जा सकते। बट वाइड एग्रीमेंट के केस में वो कह रहा है आपके पास कभी कोर्ट में जाने का हक था ही नहीं, आपके पास कभी कोर्ट में जाने का हक था ही नहीं। यानी वाइड एग्रीमेंट वो होता है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था। और इसके कितने रीजन है? वाइड एग्रीमेंट के कितने रीजन होते हैं? टोटल 11 रीजंस हैं। टोटल कितने रीजंस है बेटा? वाइड एग्रीमेंट होने के टोटल कितने रीजंस हैं? 11 रीजंस हैं। और ये स्टार्टिंग से ही आप नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर कोई सोशल एग्रीमेंट है, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो शुरू से ही वाइड रहता है, यानी आपके पास कोर्ट में जाने का हक नहीं होता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है, या अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा। ड्रग्स पहले से ही बैन है। उसने कहा मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा, और इसने कहा मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। अब यहां पर यह प्रॉमिस बाद में इलीगल नहीं हुआ। जब हमने वादा एंटर किया था, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, उसी टाइम दोनों पार्टीज को पता था कि यह चीज इलीगल है। तो यह कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? नहीं, यह हमेशा एग्रीमेंट ही रहेगा। क्या एक दूसरे पर पार्टी कभी केस कर सकती है? द आंसर इज नो। तो यह क्या है? यह एक वाइड एग्रीमेंट है। ये क्या है? एक वाइड एग्रीमेंट है। ये क्या है? एक वाइड एग्रीमेंट है। तो वाइड एग्रीमेंट में भी पार्टीज एक दूसरे में केस नहीं कर सकती, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टी एक दूसरे पे केस नहीं कर सकती। बस फर्क इतना है, वाइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही केस करने का राइट नहीं देता है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। जबकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट में जब किया गया था तब तो वो लीगली इन्फोर्सेबल था, लेकिन बाद में वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं रहा। चलिए, तो यहां पर हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। यहां पर हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। लास्ट पढ़ेंगे बस आज का, ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। बाकी के दोनों में कल कराऊंगा, ये दोनों में कल कराऊंगा, ठीक है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको करा रहा हूं, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट आज के लिए। 10-15 मिनट्स ये लेगा। चलिए, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे डीजे भैया है, डीजे, और ये हमारे रॉकी भैया हैं, रॉकी भैया और डीजे भैया। रॉकी भैया को डीजे भैया का स्कूटर बहुत पसंद आया, रॉकी भैया को डीजे भैया का स्कूटर बहुत पसंद आया। कह रहे वाह क्या स्कूटर है, येलो कलर का, मजा आ गया। रॉकी भैया डीजे के पास गए और उन्होंने कहा अरे डीजे भैया, मुझे आपका स्कूटर 1 लाख रुपए में बेच दीजिए। डीजे भैया ने कहा हम नहीं बेचेंगे। डीजे भैया ने क्या कहा? हम नहीं बेचेंगे, ऐसा बोल दिया। तो यहां पर ऑफर दिया था, एक्सेप्टेंस नहीं आई, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द आंसर इज नो। अब लेकिन रॉकी भैया बहुत जिद्दी आदमी है, रॉकी भैया कहते हैं ऐसे कैसे नहीं होगा, मुझे तो चाहिए। तो ये क्या करा, रॉकी भैया गन लेकर चले गए डीजे के पास, और डीजे को बोले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर। क्या साइन कर? कि तू मुझे अपना स्कूटर 1 लाख रुपए में दे रहा है। यहां पर मुझे बताओ, क्या डीजे अपनी मर्जी से स्कूटर बेच रहा है या जबरदस्ती स्कूटर बेच रहा है? अपनी मर्जी से बेच रहा है या जबरदस्ती बेच रहा है? सर जबरदस्ती बेच रहा है। तो अगर
स्कूटर जबरदस्ती बेचा जा रहा है, अपनी मर्जी से नहीं बेचा जा रहा, तो लॉ कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉ ने कहा अरे डीजे तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, हम तुझे ऑप्शन देते हैं। लॉ ने कहा हम तुझे ऑप्शन देते हैं, तू चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में को कैंसिल भी कर सकता है, तू चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, तेरे साथ गलत हुआ है तो तेरे को हम ऑप्शन देते हैं, तू चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे भी जा सकता है, चलो ठीक है 1 लाख में बिक गया, और चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। यानी जिस पार्टी के साथ गलत होता है उसको हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। एग्रीव्ड पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा सकता है और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकता है कोर्ट में जाकर। यानी डीजे अगर चाहे तो वो कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि रॉकी भाई ने मुझसे साइन जो है वो कैसे करवाए थे, वो गन पॉइंट पे करवाए थे, और जज क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, जज क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। लेकिन ये ऑप्शन किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ डीजे के पास है। रॉकी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सके और ये कह सके कि ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। सिर्फ ये ऑप्शन किसको दिया जाता है, ये ऑप्शन सिर्फ उसको दिया जाता है जो एग्रीव्ड पार्टी होती है। ठीक है, तो यहां पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है अगर एक एग्रीमेंट को कोर्ट में इंफोर्स कराना है या नहीं कराना है, अगर वो एग्रीव्ड पार्टी की मर्जी पर है, अगर वो एग्रीव्ड पार्टी की मर्जी पर है और दूसरी पार्टी जिसने गलत किया है उसकी मर्जी पर नहीं है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। सर मैं कंफ्यूज हो गया। सर क्या कंफ्यूज हो गया? सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल में कंफ्यूज हो गया। अरे कैसे हो सकता है यार, तू वाइड और वॉइडेबल में कंफ्यूज हो गया? हाँ सर, यही तो दिक्कत है, हर चीज के 2 वर्ड लिख दो और कह दो सर मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो। क्या करना है, 2 वर्ड उठाओ उसके बीच में सर इसका डिफरेंस बता दो ना। अब ये भी बताना पड़ेगा भैया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ए ने बी को बाइक देने का प्रॉमिस करा, बी ने ए को 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस करा। बाइक देने से पहले, बाइक देने से पहले बाइक फायर में डिस्ट्रॉय हो गई, बाइक फायर में डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, बाइक देने से पहले बाइक क्या होगी, फायर में डिस्ट्रॉय हो गई। यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से क्या बन गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यहां पर लॉ कहता है इसमें ना तो ए केस फाइल कर सकता है ना तो बी केस फाइल कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ए को अपना वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है और बी को अपना वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है। यानी ये दोनों पार्टीज के ऑप्शन पे नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब लॉ इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने डीजे और रॉकी भाई वाला एग्जांपल लिया है, तो रॉकी भाई का प्रॉमिस क्या है, स्कूटर देंगे, और सॉरी डीजे भाई का प्रॉमिस है स्कूटर देंगे और रॉकी भाई का प्रॉमिस है 1 लाख रुपए देंगे। रॉकी भाई का प्रॉमिस है क्या, 1 लाख रुपए देंगे। डीजे ने कहा स्कूटर देंगे, रॉकी ने कहा 1 लाख देंगे। लेकिन डीजे ने ये मन से नहीं कहा, उससे जबरदस्ती करवाया गया। तो लॉ ने कहा डीजे हमने तुझे ऑप्शन दिया, हमने तुझे ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया, तू चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान ले और तू उसे स्कूटर दे दे और उससे पैसे ले ले, ये तेरी मर्जी है। बट अगर तू इस बात से नहीं करता है तो तू इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसल कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। तू कोर्ट में जा और बता कि रॉकी ने तुझसे जबरदस्ती लिया था, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये तुझे क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम में जाना पड़ेगा। कितने टाइम में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं तू 50 साल बाद जा रहा है, अरे रॉकी भाई ने उस दिन मुझे गन दिया, नहीं नहीं, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होता है वो हमें नहीं बताया। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डीजे के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इसे वैलिड मान के स्कूटर दे देगा, 1 लाख ले लेगा, नहीं तो वो चाहे तो कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएगा और कहेगा मेरा स्कूटर वापस दो और आप अपने 1 लाख रुपए वापस लो। बट हां, उसे कोर्ट में ऑफकोर्स प्रूव करना पड़ेगा कि रॉकी ने जो है गन पॉइंट पर उससे ये साइन करवाए थे, गन पॉइंट पर जो है उससे साइन करवाए थे। इज इट क्लियर, यस और नो? यस। तो यहां पर आई होप आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो है वो डिफरेंस, ठीक है, वो डिफरेंस जो है
वो समझ आ गया होगा कि भैया वॉइडेबल क्या होता है और वॉइड क्या होता है। ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है आकाश, जिसके साथ गलत हुआ है। ठीक है। यहां पर अब मैंने चैट ऑन कर दी है। मुझे लगता है आगे के टॉपिक्स, ठीक है, आगे के जो टॉपिक्स हैं, हाँ, वो अब मैं आपको कल कराऊंगा, बिकॉज आज हो नहीं पाएगा और आज ज्यादा हो गया आप लोगों के लिए डोज, राइट। तो अब मैं आज और नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, बिकॉज आज आपके लिए डोज ज्यादा हो गया है। ठीक है। वैशाली कल करवा दूंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है। कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बुक से मैं कल रीड कर दूंगा, डोंट वरी। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज द पार्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो कंसिडरेशन होती है। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कंसिडरेशन वाइज देखी जाती है और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होल देखा जाता है। ई कॉन्ट्रैक्ट पूर्णिमा वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन मोड से करे जाते हैं। संपूर्ण बैच जो आपने खरीदा है वो एक ई कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। संपूर्ण बैच आपने ऑनलाइन खरीदा है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। निखिल, प्लेंटिव वो होता है जो केस करता है, ग्रीफ पार्टी वो होती है जिसके साथ गलत हुआ होता है। यस शंतानु, बोल सकते हो। अविनाश बेटा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 6 में सीख लेना। अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट सौरभ अभी सिखाया नहीं है, कह रहा है बच्चा, कह रहा है सर अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक और बार सिखा दो। अबे सिखाया ही नहीं है, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं सिखाया। कहां हो भाई तुम क्लास में? जिन बच्चों को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है वो यूनिट 6 तक का वेट करे। यूनिट 6 में डिटेल में बताया जाएगा, 2 घंटे लगाए जाएंगे, 2 घंटे सिर्फ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बताया जाएगा। आज के लिए जितना बताना था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में उतना बता दिया है। यस सृष्टि, बाकी जिनके भी डाउट्स हैं वो डाउट इंजन में डाल देंगे। मैं डाउट इंजन में आज रात तक सारे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। यस मनीषा, मैं अभी नहीं देखता हूं, मैं रात में देखता हूं सारे डाउट एक साथ, क्योंकि डाउट जो है पूरे दिन में बच्चे पूछते हैं,
तो रात में मैं एक बारी बैठकर सारे डाउट इंजन को देखता हूं मनीषा। चलिए थैंक यू स्लाइड दिखा दूं। हाँ, बच्चा कह रहा है सर थैंक यू स्लाइड, मुझे याद दिला दिया करो। ये लो, थैंक यू स्लाइड आ गई बेटा। विशाल आप मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अंशुमन। चलिए टाटा बाय बाय।